नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर संसद से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, जहां संसद में आज अंबेडकर को लेकर हंगामा हुआ है और एक बार फिर से विपक्षी दलों की तरफ से हंगामा संसद के भीतर किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। आपको बता दें कि अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और साथ ही साथ विपक्ष अपने अपने मुद्दों को सदन के पटल पर रख रहा और इसी बीच कांग्रेस सांसदों ने कांग्रेस संसदीय दल कार्यालय में बैठक की और इसमें संसद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के मुद्दे को सदन में उठाने की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदों ने अमित शाह पर अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस का अपमान करने का इतिहास रहा है, आज ये ढोंग कर रहे हैं। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी अम्बेडकर के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता आपको नजर आ रहे होंगे, प्रियंका गांधी नजर आ रही होंगी और संसद के बाहर विपक्ष की तरफ से अंबेडकर की तस्वीर को लेकर जोरदार हंगामा किया गया है। तो इसी बीच सत्ता पक्ष का यह बयान आया है कि कांग्रेस अपमान करती है और ढोंग करने का आरोप भी कांग्रेस पर लगा है। आपको बता दें कि डॉक्टर अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टिप्पणी की, जिसके मुद्दे को सदन में उठाने की रणनीति पर विपक्षी दलों की तरफ से पहले ही तैयारी की जा चुकी थी। साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के बाबा और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है, बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। ये संसद में आने नहीं दिया, फोटो लेकर आ रहे हैं। और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया और अब ये ढोंग कर। हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है कांग्रेस पार्टी। और इधर मंगलवार की अगर हम बात करें तो मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संविधान पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों पर हमला किया गया। जोरदार हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को एक ग्रंथ मात्र नहीं मानती, बल्कि पिछड़े और कल्याण के लिए ये पूरी की पूरी दस्तावेज हैं, बल्कि वंचितों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण की मूल प्रेरणा भी है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र पाताल से भी गहरा है। हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल नहीं। संविधान संशोधन से लेकर जाति के आधार पर आरक्षण देने के मुद्दे तक हर बात को अमित शाह ने उठाया। अमित शाह ने कांग्रेस के मुसलमानों को आरक्षण देने की मंशा पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इन्होंने
50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है। मान्यवर, संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर। मान्यवर, मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। माननीय, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। इस संविधान विरोधी। मान्यवर, मैं अब कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया। अरे दिया है। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को लेकर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। बिहार के सियासी गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये देश संविधान से चलता है, तो ये मेन उद्देश्य इन लोगों का यही है कि संविधान हम बदल दें। तो इसी की लड़ाई है जो संविधान से देश चल रहा है और सारे स्टेट अपना मालिक होता है। तो ये स्टेट के हिसाब से लोग अपना काम करेंगे, तो इसमें कहीं भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। देखिए, गृह मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ज़्यादा प्रसन्नता तब होती जब वो मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने की बात कहते। उनकी सरकार वहाँ भी है, केंद्र में भी है, फिर भी लगातार 1.5-2 साल से लगातार हिंसा हो रही है। मूलभूत समस्याओं पर कुछ बोलने और दावा करने के बजाय सिर्फ सांप्रदायिकता की बात को बार बार दोहराना, ये बीजेपी के नेताओं के आदतों में शुमार है। नहीं, देखिए, हमारे संविधान ने इस बात से रोका है कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस हुई इस बात के ऊपर, तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, सरदार पटेल भी थे, और बड़े बड़े जितने हमारे पूर्वज सभी ने इस बात पे रोक लगाई कि भाई धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, और कोई भी नहीं चाहता है कि धर्म के आधार पे आरक्षण हो। देखिए, ये पूरे देश का 140 करोड़ के देश में इस बात को, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए ये आवश्यक है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं कि कुछ लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, बोलते हैं संविधान में मेरा अधिकार है कि हम धर्म बदल सकते हैं, और ऐसे फासिस्ट लोग इसका समर्थन कर देते हैं। और अगली खबर आपको खेल जगत से बताएं, जहां भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर अश्विन ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। आर अश्विन ने 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए और टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए। लेकिन आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन हैं, जिन्होंने 106 टेस्ट मैचों में 537 विकेट लिए और टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए।
और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्राओं का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है और इस यात्रा की शुरुआत 23 दिसंबर से होने जा रही है। और आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत वो चंपारण से करने वाले हैं। हमेशा की तरह आपको बता दें कि 23 दिसंबर से सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। पश्चिम चंपारण से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत होगी। पहले चरण में 28 दिसंबर तक नीतीश कुमार 5 जिलों की यात्रा करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश की प्रगति यात्रा होगी। 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा और नीतीश अब तक के कार्यकाल में 14 यात्राएं कर चुके हैं। इस बार प्रगति यात्रा का मकसद जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताना है। नीतीश कुमार इस यात्रा में शराबबंदी के फायदे बताएंगे, महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के फायदे गिनवाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के काम को बताएंगे और युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धि भी बताएंगे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो इसी बीच तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी तरफ से भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि एक ही पखवाड़े में बार बार यात्राओं का नाम बदला जा रहा है। कई बार महिला संवाद, फिर समाज सुधार और अब प्रगति यात्रा। सीएम नीतीश मानसिक रूप से अशांत हो चुके हैं। किसी भी यात्रा में नीतीश ने लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया। और इसी बीच सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर उठ रहे सवालों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस तरह से सवाल ना उठाएं, क्योंकि इन यात्राओं का एक मकसद होता है। विकास के मामले में प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि पटना में मैं जब पढ़ता था तो एक चिड़ियाटार पुल था और आज पूरे पटना में फ्लाईओवर छाया हुआ है। जो प्रतिपक्ष के नेता जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, वो अपने दिमाग से कोई बात नहीं बोलते हैं। वो 3-4 एडवाइजर रखे हैं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, आपने सुना होगा। तो वही 3-4 आदमी जो उसको समझाता है वही वो बोलते हैं, क्योंकि अपने तो उतना दिमाग का अप्लाई करते नहीं है। और बिहार सरकार की तरफ से पूर्ण शराबबंदी लागू की जा चुकी है, लेकिन बावजूद सूखे नशे की तस्करी भी चरम स्तर पर चल रही है। और इसी बीच लगातार बिहार सरकार लोगों से ये अपील कर रही है कि आप भी इस आंदोलन से जुड़े और आंदोलन के तहत बिहार में पूरी तरीके से नशे पर रोक लगाई जाए। बिहार नजीर के रूप में सामने आए कि बिहार में शराबबंदी के साथ साथ सूखे नशे पर भी पूर्णतः रोक लगाने के लिए जो कार्यक्रम सरकार के स्तर से चलाया जाए उसमें गंभीरता हो। समाज के बीच में इस बात के लिए भी लोगों को प्रेरित करना होगा कि जो नशा मुक्त बिहार के कार्यक्रम में शामिल होंगे उनको सरकार प्रोत्साहित करेगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराबबंदी सख्ती के साथ कायम रहेगी। नशा मुक्ति एनडीए सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने व्यापक रूप से जागरूकता अभियान भी चलाया है, क्योंकि लोगों को यह बतलाना जरूरी है कि नशा से उनका कितना नुकसान है। शराब और दूसरे तरह के नशा से तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे कि नशा उनके विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए सरकार दोनों स्तर पर काम कर रही है। नशा मुक्ति समाज सुधार का कार्य है और इसके लिए समाज का सहयोग भी अपेक्षित है। शराबबंदी और नशा मुक्ति के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। बिहार में प्रशासन और कानून पूरे मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। हमें लगता है कि हमें अपने परिवार, गांव, समाज के लोग को भी नशे के खिलाफ खुलकर बातें करनी चाहिए और अपने जो नए पीढ़ी हैं, बच्चे, युवा, सबके सामने इस चीजों पर खुलकर बात करनी चाहिए। शराबबंदी है। शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने के लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद सूखे नशे की तस्करी चरम स्तर पर हो रही है और न सिर्फ तस्करी बल्कि युवा इसका सेवन भी कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 ने डॉक्टरों से बातचीत की है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि शराब से ज्यादा सूखा नशा हानिकारक होता है। चीज का अति होना बहुत ही खतरनाक है।
ठीक है। आप खाना ही बहुत अति खा ली तो उल्टी शुरू हो जाएगा, पेट झड़ी शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार अल्कोहल का सेवन या किसी भी नशा का सेवन सीमा से अधिक किया जाए तो हमेशा नुकसानदायक है। सूखा नशा कितना खतरनाक है? सूखा नशा हमेशा खतरनाक है। उसका असर फेफड़े पर सबसे पहले होता है, उसके बाद दिमाग पर असर होता है, जिससे आदमी का फेफड़ा खराब होता है। फेफड़ा खराब होने से वहाँ से जो शुद्ध होता है हमारा रक्त, वो रक्त अशुद्ध हो जाता है, दिमाग को शुद्ध करता है, लीवर शुद्ध करता है, किडनी शुद्ध करता है, तो मल्टी सिस्टम फेलियर का संभावना आता है। ये तो हुआ बीमारी। जब तक जनता नहीं सचेत होगी तब तक सरकार किसके पीछे पुलिस लगाएगी? कितनी जगह सरकार पुलिस रोक लगा सकती है? सरकार का रोक या कोई भी कानून तभी पास हो सकता है जब जनता का समर्थन हो। जनता समर्थन नहीं करे शराबबंदी का। अगली खबर आपको कटिहार से बताएंगे, जहां दियारा क्षेत्र में पानी कम होने के बाद से वर्चस्व की लड़ाई तेज हो जाती है और इसी वर्चस्व की लड़ाई को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। पहले से ही मीटिंग की जा रही है ताकि इस तरह के वर्चस्व की लड़ाई को रोका जा सके। आपको बता दें कि कटिहार पुलिस इस बार काफी एक्टिव है। एसपी ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए महीने पहले ही क्राइम मीटिंग करने की बात कह दी है और इस बार किसानों को भरोसा देने के लिए ये क्राइम मीटिंग मनिहारी दियारा क्षेत्र में आयोजित की गई। इसके साथ ही अन्य अपराध नियंत्रण को लेकर भी इस मीटिंग में विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो क्राइम मीटिंग होता है, तो क्राइम मीटिंग हम लोगों को करना था, तो एक जो मंथली क्राइम मीटिंग है वो था। उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने सोचा कि चूँकि अब दियारा क्षेत्र में पानी रिसीड कर रहा है तो ये समय है कि अब एरिया डोमिनेशन किया जाए। तो क्राइम मीटिंग को हमने एक साधन की तरह यूज़ करते हुए इस क्षेत्र में दियारा में हमने एरिया डोमिनेशन का काम भी किया है। साथ ही साथ विभिन्न मुद्दों पर थानाध्यक्षों के साथ, एसडीपीओ साथ और जो बड़ी पदाधिकारी हैं उनसे डिस्कशन भी किया है। जो भी अब हेडक्वार्टर की अपनी डिमांड्स हैं उसके हिसाब से कैसे काम करना है, आगे कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, तो उन सब से भी सभी को अवगत कराया गया है ताकि आने वाले समय में कटिहार को बेहतर पुलिसिंग मिल सके। और अगली खबर आपको नवादा से बताएं, जहां पर उत्पाद विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। चुलाई शराब को नष्ट किया गया, साथ ही साथ तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि 8 बाइक के अलावा कई लीटर देसी शराब भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की टीम ने बाइक में से कुल 480 लीटर चुलाई शराब जब्त कर ली। सभी गिरफ्तार आरोपी झारखंड के जंगली इलाके से देसी शराब की खेप को लेकर नवादा आ रहे थे और उसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने सभी को पकड़ा। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अगली खबर राजधानी पटना के दानापुर से आपको बताएंगे, जहां पुलिस की तरफ से टॉप 10 अपराधियों में शामिल गोविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी गिरफ्तारी की और आखिरकार सफलता पा ली गई है। जितेंद्र राय हत्याकांड में ये गिरफ्तार हुआ है। ये गिरफ्तारी भट्टा रोड इलाके से की गई। आरोपी पिछले 5 महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। दानापुर एसएसपी भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए ये बताया कि गोविंद अनुमंडल टॉप 10 अपराधियों में शामिल थे। उन पर हत्या समेत कई संगीन मामले लगे हुए थे और उन पर पहले भी जेल जाने की बात सामने आई है। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध की दिशा में लगाम लगाने को लेकर एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। टॉप 10 अपराधी है जिसका नाम गोविंद कुमार सन ऑफ सुबोध सा है, जो भट्टा रोड का रहने वाला है। इस अपराधी की गिरफ्तारी की गई है, जो बहुत ही अनुमंडल के स्तर पर बड़ी उपलब्धि पुलिस को मिली है। और ये आदतन अपराधी है, प्रोफेशनल क्रिमिनल है। और अभी जिस केस में इसको जेल भेजा जा रहा है वो केस संख्या 627/24 है, जिसमें हत्या की गई थी और आर्म्स एक्ट भी लगा था। और इसमें जो भूमिका थी, इसने हथियार प्रोवाइड कराया था और इसमें जितेंद्र राय नाम के व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसी में इसको लाया गया है। और अगली खबर आपको आरा से बताएंगे, जहां शाश्वत पाठक ने बैडमिंटन में कई पुरस्कार अपने नाम कर जिले का नाम रोशन कर दिया है।
आरा के रहने वाले हैं शाश्वत पाठक, जो पिछले कई दिनों से बैडमिंटन को लेकर अभ्यास भी करते थे और आखिरकार इनकी अभ्यास रंग लाई और अच्छे प्रदर्शन के साथ इन्होंने कई मेडल अपने नाम कर लिए। शाहपुर प्रखंड के हरि नारायण +2 हाई स्कूल के छात्र शाश्वत पाठक ने अपनी मेहनत की बदौलत वो कमाल कर दिखाया है जिसकी चाहत हर खिलाड़ी को होती है। शाश्वत की इच्छा देश के लिए खेलने के साथ साथ ओलंपिक में मेडल लाने की है। शाश्वत के परिवार वाले भी आगे बढ़ने में उसे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं थे, पर 15-16 साल की उम्र से और आगे बढ़ने का मन किया इस खेल में, तो क्लब जाना शुरू किए। फिर हम भोजपुर साथ करते हुए फिर खेल के साथ पढ़ाई भी करते हैं। बहुत खुशी होती है और गोल्ड मेडल लाया अभी मथुरा से, और आगे के लिए भी इसका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, हम लोग के आशीर्वाद है और देश के लिए भी खेलेगा। गोल्ड मेडल अभी लाया है तो सब लोग, सब परिवार बहुत खुश हैं। तो क्या पढ़ाई के साथ है, पढ़ाई के साथ ही कर रहा है और खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा पढ़ाई भी करता है। गोल्ड मेडल बहुत खुशी हुई, और यह है मेरे सबसे बड़े भाई, इसके दादाजी जो हैं उनका बहुत इसके ऊपर आशीर्वाद रहा है। वैसे तो इसको बहुत वही करते थे, लेकिन खेल के लिए प्रोत्साहित करते थे। हम लोग सभी मतलब कि भाई और सब लोग इसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, कम उम्र में इतना ही अच्छा चाहते हैं कि बहुत अच्छा करे, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ खेले। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।